गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 12th क्लास आर ओ काव्य बाग में दूसरी कविता है पतंग, जिसके रचनाकार हैं आलोक दनवा। आलोक दनवा की जो ये रचना है ये दुनिया रोज़ बनती है इस काव्य संग्रह से ली गई है। और ये जो रचना है ये मुक्तक छंद में खड़ी बोली भाषा में है। इसको हम करते हैं। पहला अनुच्छेद देखिए। सबसे तेज़ बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भादो है वो वैसे तो वर्षा ऋतु के समय जो अंतिम महीना होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गहरे बादल होते हैं, छाँव बनी रहती है सब तरफ, उसका वर्णन किया गया है। लेकिन प्रतीकार्थ क्या है इसका कि जब उदासी का अंधकार चला जाता है उसके बाद प्रकाश आता है, तो भादों के बाद शरद ऋतु आता है। तो यहाँ कहा गया है कि जो सबसे तेज़ बौछारें थी वर्षा ऋतु की वो चली गई हैं, भादो चला गया है। अब ऐसा लगता है क्योंकि उजाला हो गया है, भादों के महीने में बादल थे वो चले गए, अब जैसे नया सवेरा हो गया हो। और सवेरा भी कैसा, बहुत ही आकर्षक, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। दृश्य बिंब है भैया यहाँ पर, और मानवीकरण अलंकार भी है। भादो गया, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो गया है, और शरद आया। देखो जैसा तुलना होने के कारण यहाँ क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, पुलों को पार पै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर जो शरद है उसका भी मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार भी है। वो आ गया है किस अवस्था में, पुलों को पार करते हुए। जैसे कोई व्यक्ति पुलों के नीचे से गुजरता है तो कभी छाँव आती है, जब पुल के नीचे से गुजरेगा उससे बाहर क्रॉस करते ही जो है धूप आ जाएगी। भादवे के शरद ऋतु जब आती है तो वर्षा काल चला गया है, लेकिन कभी कभी एक आध बादल आते हैं, गहरे बादल, और छाँव आकर के चली जाती है, दोबारा धूप हो जाती है। तो इसलिए कल्पना की गई है कि पुलों को पार करते हुए मानो शरद आ गया है। और कैसे आया है शरद, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज़ चलाते हुए। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो चमकीली साइकिल, यानी जो शरद ऋतु है वो चमक धमक और प्रकाश का मौसम हो जाता है, इसलिए चमकीली साइकिल का प्रयोग किया गया है प्रतीकार्थ रूप में। लक्षणा सब शक्ति है यहाँ पर। और तेज़ चलाते हुए इसमें गतिशील बिंब आप बता सकते हो जब आप काव्य सौंदर्य लिखोगे। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, क्योंकि साइकिल पर आ रहा है, ऐसी कल्पना की गई है कि जो शरद ऋतु और साइकिल पर आ रहा है वो अपनी घंटी बजा रहा है। प्रतीकार्थ इसका ये हुआ कि जब शरद ऋतु आता है तो सब तरफ आवाज़ें होना शुरू हो जाती हैं। लोग जो है वर्षा ऋतु ख़त्म हो जाने के बाद इधर उधर अपने अपने काम धंधे के लिए चलते हैं, और बच्चे पतंग उड़ाने लग जाते हैं, किलकारियाँ सब तरफ से लगती हैं। तो ऐसा लगता है सब और आवाज़ें आ रही हैं जैसे ज़ोर ज़ोर से शरद ऋतु अपनी घंटी, साइकिल की घंटी बजा रहा हो, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और वो जो चमक धमक है वो लोगों को, बच्चों को, सबको आकर्षित करती है अपनी ओर। तो कल्पना की गई है कि ये जो शरद ऋतु है ये अपनी चमकीली साइकिल चलाते हुए आ रहा है और अपने चमकीले इशारों से मानो किसी सबको बुला रहा हो। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से वो बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए आ रहा है कि पतंग उड़ सके, पतंग जो है वो ऊपर उठ जाए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि शरद ऋतु में जो आसमान है वो स्वच्छ और धीमी धीमी हवा चलने लग जाती है। तो इसलिए इसको मुलायम ऐसा माना गया है कि आसमान जो है वो मुलायम हो गया है। दुनिया की सबसे हल्की चीज़, हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। और क्यों शरद ऋतु ने ऐसा कर दिया है, मधुर जो धीमी धीमी हवा है वो चलाई है और सब तरफ चमक धमक हो गई है, ये इसलिए किया गया है ताकि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ जो है वो उड़ सके। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ पर प्रत्यक्ष रूप से तो पतंग को कहा गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ बाल मन को कहा गया है। बच्चे का जो मन होता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रंगीन और हल्का होता है। दुनिया का सबसे पतला कागज़ ताकि उड़ सके। ठीक है। शरद ऋतु अगर डायरेक्ट मीनिंग निकालें तो शरद ऋतु इस भूमिका में आया है कि वो पतंग के उड़ने के लिए एक उचित वातावरण तैयार करे। मीठी मीठी बयार चलेगी, हवा चलेगी, आसमान स्वच्छ और साफ होगा, चमक धमक सब तरफ होगी। और दूसरी तरफ पतंग किसका प्रतीक है, बाल मन का। तो बाल मन के हिसाब से देखा जाए तो
समाज में जब ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें बच्चों का बहुमुखी विकास हो सके, उसी को हम जो है क्या कहेंगे, शरद ऋतु कह सकते हैं। तो ताकि बांस की सबसे पतली कमानी जो है वो उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जैसे ही शरद ऋतु आता है सब और उल्लास उमंग छा जाती है, त्यौहार बनाने लग जाते हैं लोग। और त्यौहार मनाने में क्या, पतंग उड़ाते हैं, और पतंग उड़ाते समय बड़े खुश होते हैं, किलकियाँ मारते हैं, सीटियाँ बजाते हैं। तो ये सारी खुशहाली शरद ऋतु बच्चों को देता है। तो ताकि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया जो है वो शुरू हो सके। तितलियों की नाजुक दुनिया, जब आसमान में बहुत सारे पतंग होते हैं, सब अलग अलग रंगों के, रंग बिरंगे, ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी तितलियां जो है वो आपके आसमान में आ गई हों। और प्रतीकात्मक रूप से एक आगा है कि बहुत सारे बच्चे जो रंग बिरंगे मन वाले, रंग बिरंगे आचरण और सौंदर्य रूप शरीर वाले जो बच्चे हैं वो सब तरफ दिखाई देने लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसके अंदर जो है मुक्तक छंद है, खड़ी बोली भाषा है। और पूरी कविता में, पूरे पैरे में आपने देखा है कि इस अनुच्छेद में मानवीकरण अलंकार बहुत आया है, अनुप्रास अलंकार भी आया है, उदाहरण भी दिए गए हैं, तो दृष्टांत अलंकार भी कहीं कहीं उत्पन्न होता है। ये सारे इसके विशेष हैं। तो दूसरा अनुच्छेद देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। यहाँ अब बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। कपास लाते हैं ऐसा क्यों कहा गया है, अभ्यास में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। क्योंकि कपास में और बालक में, छोटे बच्चों में एक समानता होती है कि कोमल और श्वेत रंग के और बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं। वैसा ही जो है बच्चों में गुण है, और वैसा ही जो पतंग है जो शरद ऋतु के आकाश में उड़ेगा उसमें भी ऐसा ही गुण होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और जब वो छतों के ऊपर खेलते हुए दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी, वो नहीं दौड़ रहे बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो नहीं दौड़ रहे बल्कि पृथ्वी ही घूमते हुए उनके पैरों के पास आ रही हो। ये बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर इन्होंने प्रयोग किया है यहाँ पर। जब ये दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, जब वे छतों को भी कोमल बनाते हुए बेसुध होकर दौड़ने लग जाते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए वे पेंग भरते हुए चलते हैं। और जब वो दिशाओं को मृदंग की तरह जो है बजा रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चे पतंग उड़ाने के लिए आते हैं तो सब तरफ आकाश में तरह तरह की आवाज़ें ही आने लगती हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह निचले लचीले वेग से अक्सर, जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, छतों के खतरनाक किनारों तक, जब वो जो है छलांग मारते हुए बड़े आनंद के साथ और लचीले वेग के साथ छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। यानी ऐसी स्थिति में केवल क्योंकि वो रोमांचित हैं और बहुत ज़्यादा तल्लीन हैं उस कार्य में, पतंग उड़ाने के कार्य में बहुत आनंद आ रहा है, इसलिए उनके शरीर का जो रोमांचित संगीत है वही जो है उनको बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंग का धागा वैसे बहुत ही पतला और कमज़ोर होता है, लेकिन बच्चे केवल उस पतंग के पतले से और कमज़ोर से धागे के सहारे ही डटे रहते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, और ऐसे में केवल पतंग नहीं उड़ रही है बल्कि बच्चे भी अपनी अपनी पतंग के हिसाब से योजना बना रहे हैं और ऐसा ही कल्पना करते हैं जैसे वे उड़ रहे हों आसमान में केवल अपने ही रंध्रों, या रंध्र क्या होते हैं, जो रोएं होते हैं, जो रोम छिद्र जिसको कहते हैं, जहाँ से पसीना निकलता है, तो मानो अपने ही रोंगटे या रोएं के सहारे वो उड़ रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है।
तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मानो ऐसा आया है। ठीक है, तो ये पैरा आपने पूरा करना है, प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, और फिर काव्य सौंदर्य जिसमें भाव पक्ष और शिल्प पक्ष को अलग अलग लिखना है। तो ये 2 आप आज करोगे, और बाकी के जो 2 पैरे हैं वो मैं बाद में कराऊंगा अगले वीडियो में।